फिल्म की शुरुआत दो पक्की सहेलियों के साथ होती है, सख्त मिजाज केटी और बिंदास स्लोअन, जो अपनी आगामी शहर से बाहर की यात्रा के लिए उत्साहित हैं। वे 1 महीने तक इको फील्ड ऑर्गेनिक फार्म्स पर काम करेंगी ताकि न्यूयॉर्क शहर में शॉपिंग के लिए पैसे बचा सकें। अगली सुबह केटी के पुलिस वाले चाचा जेसन उन्हें लेने आते हैं और वे जेसन और उनकी गर्लफ्रेंड के घर एक रात रुकेंगी। नए ठिकाने पर बसते ही स्लोअन सुझाव देती है कि वे शहर में रहते हुए नकली नाम इस्तेमाल करें। स्लोअन हीदर नाम चुनती है, जबकि केटी रिप्ले नाम चुनती है। अगले दिन चाचा जेसन उन्हें स्टेशन पर छोड़ते हैं, जहां से वे फार्म के लिए बस लेंगी। एक सतर्क पुलिस वाले चाचा होने के नाते जेसन कहते हैं कि उन्हें मुसीबत में पड़ने पर सेफ वर्ड तय करना चाहिए। शर्त यह है कि हर टेक्स्ट के अंत में एक कोड वर्ड भेजना होगा। दूसरे शब्दों में, जेसन केटी से कहते हैं कि हर दिन वर्णमाला क्रम में अलग कोड वर्ड भेजे। दिन का सेफ वर्ड है एप्पल। चाचा के जाने के बाद बस अभी 1 घंटे बाद आएगी, तो दोनों पास के कैफे में इंतजार करने का फैसला करती हैं। वे तुरंत 2 स्थानीय लड़कों का ध्यान खींच लेती हैं और उनके साथ टेबल शेयर करती हैं। दोनों सहेलियां पिछले दिन रात बनाए नकली नामों से अपना परिचय देती हैं, जबकि दोनों लड़के खुद को भाई बताते हैं, जिनके नाम जेड और लूकस हैं। भाई उन्हें उनके कार्यस्थल तक लिफ्ट देने की पेशकश करते हैं, और हालांकि केटी शुरू में हिचकिचाती है, वह स्लोअन की चुपके से की गई गुजारिश के आगे झुक जाती है। दोनों उन युवकों के नीले ट्रक में सवार हो जाती हैं, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। जेड जानबूझकर उस फार्म को पार कर जाता है जहां केटी और स्लोन काम करती हैं, जो दोनों सहेलियों को भ्रमित करता है। आखिरकार वे पहुंचते हैं। जेड और लूकस की संदिग्ध मां उनका स्वागत करती है, जो उन्हें फार्म जाने से पहले चाय पीने के लिए आमंत्रित करती है। घर में घुसते ही केटी को अपने पुलिस वाले चाचा का टेक्स्ट मिलता है और तय किए सेफ वर्ड्स के साथ वह बता देती है कि सब ठीक है। इसी बीच दोनों कुछ पाई खाती हैं और चाय पीती हैं, जो उन्हें शायद नहीं पीनी चाहिए थी। उनकी नजर धुंधली होने लगती है क्योंकि चाय में नशीला पदार्थ मिला था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। दुर्भाग्यवश जेड और लूकस उन्हें बेहोश कर देते हैं और वापस घर के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन केटी और स्लोअन घबराहट में जंगल के बीच में जंजीरों से बंधी होती हैं। जेड उनके पास आता है और कहता है कि अब यही उनका नया घर होगा और उन्हें जीवित रहने के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कपड़े, बिस्तर और शौचालय। अगले दृश्य में केटी और स्लोअन अब कपड़े पहने हुए हैं और जेड का बॉस बोरिस आता है और केटी का फोन छीन लेता है, यह जांचने के लिए कि कोई उनके ठिकाने के बारे में जानता है या नहीं। इस समय उसे पता चलता है कि केटी और स्लोअन ने अपने नामों के बारे में झूठ बोला था, साथ ही टेक्स्ट मैसेज में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड के बारे में भी। आखिरकार केटी और स्लोअन को मजबूरन बताना पड़ता है कि एप्पल एक सेफ्टी वर्ड है। जैसे ही सब कुछ पटरी पर आता है, केटी और स्लोअन अस्थायी शावर से नहाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी शहर का शेरिफ अपनी बंदूक लिए वहां पहुंचता है। पता चलता है कि शेरिफ एक नीच इंसान है जो मानव तस्करी को समर्थन देता है और वह एक महिला के साथ बलात्कार करने आया है। शैतानी शेरिफ अपनी हवस पूरी करने के बाद स्लोअन एक सहमी हुई केटी के पास जाती है और उसे सांत्वना देती है। शहर के दूसरी तरफ चाचा जेसन चिंतित हो रहे हैं क्योंकि केटी का जुई शिन टेक्स्ट कल के ही सेफ वर्ड को दोहराता है। जंगल में वापस जेड और लूकस एक और ग्राहक का स्वागत करते हैं, जिसे हम अब से स्क्रफी गाय कहेंगे। वह स्लोन को चुनता है और उसे ट्रेलर के अंदर ले जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, स्क्रफी गाय थोड़ा पागल है। पुलिस वाले चाचा के पास वापस वह आखिरकार स्लोन और केटी के कार्यस्थल पर फोन करता है और पता चलता है कि वे कल काम पर नहीं पहुंची। यह यकीन होकर कि वे मुसीबत में हैं, वह उनकी तलाश में निकल पड़ता है। इसी बीच स्लोअन और केटी का दिन और बदतर होने वाला है क्योंकि अगला ग्राहक पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। जेड और लूकस जल्दी से अपने सिर ढक लेते हैं जब अगला ग्राहक पास आता है। पिग मास्क ड्यूड स्लोअन को चुनता है और उसे ट्रेलर के अंदर ले जाता है। उसके जाने के बाद अब केटी की बारी है एक सहमी हुई स्लोअन को सांत्वना देने की। हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि पिग मास्क ड्यूड ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि स्लोअन पहले से कहीं ज्यादा आहत दिखती है। अगले दृश्य में चाचा जेसन शेरिफ के दफ्तर पहुंचता है और उस नीच शेरिफ से आमना सामना होता है जिसे हमने पहले देखा था।
यहां पता चलता है कि चाचा सिर्फ पुलिस वाला नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है। वह अपनी चिंताएं जाहिर करता है और यकीन करता है कि उसकी भतीजी का अपहरण हुआ है। कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए FBI चाचा किसी कारण से शेरिफ को बता देता है कि उसे कैसे पता कि वे मुसीबत में हैं, क्योंकि केटी ने अपने ज़ुई-शिन टेक्स्ट में नया कोडवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। जंगल में वापस जाहिर है कि शेरिफ ने अपहरणकर्ताओं को बता दिया कि केटी का चाचा एक FBI एजेंट है और केटी ने सेफ वर्ड के बारे में झूठ बोला था। FBI के अपने मानव तस्करी कारोबार में दखल न देने की चाह में बॉस बोरिस जेड को दोनों को मारने और उनके शव ठिकाने लगाने का आदेश देता है। उन्हें नहीं पता, केटी उनकी बातें चुपके से सुन रही है। जब यह सब हो रहा है, FBI चाचा उस कैफे में जाता है जहां उसने आखिरी बार केटी और स्लोअन को छोड़ा था। वह बारिस्टा से पूछता है कि उसे क्या पता है। बारिस्टा को साफ साफ याद है कि केटी और स्लोअन किस तरह के ट्रक के साथ गई थीं। अगले दिन केटी स्लोअन को बताती है कि अपहरणकर्ता उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं, ठीक उससे पहले जब अपहरणकर्ता स्क्रफी गाय के साथ आते हैं। वे फिर स्क्रफी गाय को उन्हें देखने के लिए छोड़ जाते हैं। केटी इस मौके का फायदा उठाती है और उसे लुभाती है, और जब वह काफी करीब आता है, वह अपने दांतों से उसका गला चीर देती है। दोनों सहेलियां फिर अपनी जंजीरें तोड़ देती हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ वहां पहुंचता है, शायद उन्हें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, केटी और स्लोअन उसकी गाड़ी चुरा लेती हैं। दोनों सहेलियां शहर में वापस जाती हैं और हार्डवेयर स्टोर पर रुकती हैं ताकि हथियार जुटा सकें। अब कुछ गंभीर होने वाला है। वे कैशियर से पूछती हैं कि क्या वह बोरिस को जानता है, नीले ट्रक वाला आदमी, और कैशियर को पता है कि वह कहाँ रहता है। शहर के दूसरी तरफ चाचा जेसन अपनी जांच जारी रखता है और आज शहर के कार बीमा कार्यालय जाता है। वह एक नीले ट्रक से टकराने की झूठी कहानी बनाता है और पूछता है कि उसका मालिक कौन है। बॉस बोरिस अभी अभी घर पहुंचता है। पता चलता है कि केटी और स्लोअन ने उस पर छिपकर हमला किया है और कील जड़े टेनिस बॉल उस पर फेंके, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जब हालात पलट चुके हैं, बोरिस अपनी जान की भीख मांगता है और यहां तक कि अपनी जान बख्शने के बदले पैसे की पेशकश करता है। ठीक तभी चाचा जेसन बोरिस के घर के सामने गाड़ी रोकता है। घर के अंदर वापस केटी और स्लोअन उससे पिग मास्क वाले आदमी की पहुंच एसरटेन करता है। जब बोरिस यह बताने से इनकार करता है, केटी और स्लोअन एक अस्थायी भाले से उसे मार डालते हैं, जो अंततः उसकी मौत का कारण बनता है। जब चाचा जेसन आखिरकार घर में दाखिल होता है, लगता है कि केटी और स्लोन जा चुकी हैं और वह मरते हुए बोरिस को देखता है। जेसन फिर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनता है और बाहर भागता है। केटी और स्लोन गाड़ी लेकर भाग जाती हैं, जबकि चाचा जेसन मरते हुए बोरिस को अस्पताल ले जाता है। अगले दृश्य में शेरिफ जेसन को सूचित करता है कि बोरिस बच नहीं पाया। चाचा जेसन और चिंतित होकर केटी के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना भेद उजागर होने का एहसास होने पर शेरिफ अपनी बंदूक निकालता है। केटी और स्लोअन एक चर्च के सामने गाड़ी रोकती हैं और हमें पता चलता है कि पिग मास्क ड्यूड असल में शहर का पादरी है। स्लोअन चर्च में दाखिल होती है और अपने बलात्कारी से आमना सामना करती है। केटी की मदद से दोनों सहेलियां उस नीच को पकड़ लेती हैं। जब केटी और स्लोअन गाड़ी चलाकर निकलती हैं, हम देखते हैं कि वे अब संतुष्ट और बेफिक्र हैं। लेकिन जब वे रुकती हैं और गाड़ी से बाहर निकलती हैं, पता चलता है कि पिग मास्क ड्यूड यानी पादरी पूरा समय ट्रक के पीछे जंजीरों से बंधा हुआ था। अंतिम प्रहार के रूप में वे उस पर पेट्रोल उड़ेलती हैं और आग लगा देती हैं, फिर चली जाती हैं। जब दोनों सहेलियां अच्छा कर रही होती हैं, चाचा जेसन को अब शेरिफ ने कैद कर लिया है। और भी बुरा लगता है कि शेरिफ ने 2 नई युवा लड़कियों को पकड़ लिया है। खुशकिस्मती से केटी और स्लोअन बचाव के लिए आती हैं। वे शेरिफ को बांध देती हैं और उसके अपराधों के लिए रूसी रूलेट के खेल से उसे यातना देती हैं। हम अब देख सकते हैं कि दोनों सहेलियां थोड़ी असंतुलित हो गई हैं, लेकिन शायद एक तरह से हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। शेरिफ यह कहना शुरू करता है कि उसे कितना अफसोस है। ठीक तभी केटी उसे सिर पर प्रहार करके खत्म कर देती है। बाद में केटी और स्लोअन दूसरी महिलाओं को आजाद करती हैं और उन्हें जेसन को छुड़ाने के लिए कहती हैं। जेसन उन महिलाओं से पूछने की कोशिश करता है कि शेरिफ को किसने मारा,
लेकिन वे कृतज्ञता के कारण जवाब नहीं देती, क्योंकि केटी और स्लोअन ने उनकी जान बचाई थी। अगला, केटी और स्लोअन जेड और लूकस की मां के घर जाती हैं और उसे उसी तरह नशीला पदार्थ देती हैं जैसे उसने कुछ दिन पहले उन्हें दिया था। वे उसे बांध देती हैं और बेसमेंट में ले जाती हैं, जहां जेड बंधा और मुंह बंधा हुआ है। वे उसका सिर बेसबॉल बैट से कुचल देती हैं, जबकि मां को देखने के लिए मजबूर किया जाता है। अगला, वे उसे लूकस के पास ले जाती हैं, जो भी कुर्सी से बंधा है, लेकिन उसे मारने की बजाय वे उसे खोल देती हैं, एक बैट देती हैं और धमकी देती हैं कि वह अपनी मां को पीटे। जब लूकस अपनी अनिच्छा जाहिर करता है, वे उसे गोली मार देती हैं। बाद में दोनों सहेलियां उसके शरीर को इस तरह सजाती हैं कि लगे जैसे उसने आत्महत्या की। खुलासा होता है कि वे सारी हत्याओं का इल्जाम उस पर डालने की योजना बना रही हैं। हैरान परेशान मां उन्हें अपनी जान बख्शने के बदले पैसे की पेशकश करती है, लेकिन उसे बख्शने की बजाय केटी लॉन मोवर लेती है और उसे क्रूरता से मार डालती है। अगले दृश्य में चाचा जेसन केटी के घर गाड़ी रोकता है ताकि उसे और स्लोन को ले जा सके। लगता है कुछ समय बीत चुका है। केटी और स्लोन को एयरपोर्ट पर छोड़ा जाता है और वे उत्साह से न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ती हैं।